हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। तो आज हम लोग रियल नंबर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो आर डी शर्मा के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक्सरसाइज है। ठीक है। जो बेसिकली बोल सकते हो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, उस टाइप का एक्सरसाइज है। आर डी शर्मा बुक में उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है। अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और या फिर तुम्हें देखना है कि तुम्हें उस चैप्टर का कितना आइडिया है, तुम्हें कितना आता है, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को लगा सकते हो। तो तुम्हें चैप्टर का ओवरव्यू, चैप्टर तुम्हें आता है नहीं आता, तो बेसिक क्वेश्चन तुम्हें आता है नहीं आता, ये तुम्हें मालूम चल जाएगा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, स्कूल का प्री बोर्ड हो, स्कूल का टेस्ट हो, चाहे बोर्ड हो। ओके। तो बहुत सारे चैप्टर का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं रियल नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको एमसीक्यूज का सॉल्यूशन चाहिए, वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप एमसीक्यूज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो जाओ चैनल पे, तुम्हें आर डी शर्मा के एमसीक्यूज जो होते हैं चैप्टर के लास्ट में, उसका भी सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके। चलो, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग बस स्पीड में देखेंगे क्वेश्चन को करना कैसे है। तो मैं यहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स है, तो स्टेटमेंट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। स्टेटमेंट आप लोग क्लास 10th के बच्चे हो, खुद से कर सकते हो। ठीक है। कॉन्सेप्ट बता दूंगा करना क्या है हमें। ठीक है। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एंड पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल तुम्हें अच्छा लगता है, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो ठीक है, क्वेश्चन देखो फर्स्ट। पहला क्या है, स्टेट इक्लिप्स डिवीजन लेमा। तो स्टेटमेंट है, खुद से बुक से देख के कर सकते हो। एक एक्चुअली इक्लिप्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, कोई भी नंबर है ए एंड बी कोई नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर ए को तुम बी से डिवाइड करते हो, तो तुम्हें एक नंबर मिलता है, एक इंटीजर मिलता है क्यू, और एक रिमाइंडर मिलता है आर। तो ए जो होगा, अगर तुम ए को बी से डिवाइड कर रहे हो, तो एक क्वेसेंट मिलेगा क्यू और एक रिमाइंडर मिलेगा आर। और जो आर की वैल्यू होगी ना, वो आर की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, या बी से छोटी होगी, यानी कि 0 और बी के बीच में होगी, अगर तुमने बी से डिवाइड किया है तो। ठीक है। तो रिमाइंडर जो आएगा वो बी से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, इसके बीच में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये होता है इक्विलिब्स डिवीजन लेमा। यानी कि कोई भी नंबर है ए, जिसको डिविडेंड बोलते हो, बी डिवाइजर, बी से डिवाइड कर रहे हो, तो एक तुम्हें एक इंटीजर मिलेगा क्यू, जिसे हम क्वोशेंट बोलते हैं, और एक मिलेगा रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू 0 और बी के बीच में आएगी, 0 के इक्वल हो सकती है। ये है तुम्हारा इक्विलिब्स डिवीजन लेमा। बुक में जाके देख सकते हो। स्टेटमेंट की बात हुई है तो स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो। सेकंड क्या है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, बेसिकली तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को तुम उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के में लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को तुम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है 12, इसका तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 से 6, 2 से 3, तो इस 12 को तुम इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो वैसे आता नहीं एग्जाम में, फिर भी मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या है, राइट 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बेसिकली 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो किससे स्टार्ट करोगे, 2 से। 2 से ये क्या आ जाएगा, 49, देन 7 से 7 टाइम्स, देन 7 से 1 टाइम्स। तो 98 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7, और इसको तुम लिख सकते हो 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 में क्या है, 144। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 144 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे, ठीक है, तो 2 से 74, ओके, 2 से 37, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 37। 37 प्राइम नंबर है, इसके आगे तुम कर नहीं सकते, 1 आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 37। ठीक है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ क्या है, राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन
सॉरी मैंने गलत किया ये, ठीक है, गलत है गलत है, सॉरी, सही कर लेना, इसको 2 से किया तो ये तुम्हारा आ जाएगा 72 आएगा, फिर 2 से करोगे 36 आएगा, देन 2 से करोगे 18 आएगा, देन 2 से करोगे 9 आएगा, देन 3 से करोगे 3 आएगा, देन 3 से करोगे 1 आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ रहा है, ये गलत था थोड़ा सा, ये आ रहा है तुम्हारा 2 इंटू उसने कहा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 का एक्सपोनेंट मतलब 2 की पावर क्या आ रही है, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 आ रही है, तो 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 4 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। अगर आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 की बात करते हैं, यहीं पे कर रहा हूँ 5 भी। 5 में क्या कह रहा है, राइट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। 98 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना, तो उसमें जो प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट होगा उसका सम क्या होगा। तो पहले तो 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो अगर 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से 49, 7 से 7, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 98 का 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, तो पावर का सम कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो आंसर 3 आ जाएगा। तो उसने कहा था राइट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। तो प्राइम फैक्टर का जो एक्सपोनेंट आ रहा है उसका सम, तो 1 प्लस 2 3 आंसर आ जाएगा इसका। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, राइट द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो। तो देखो किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो जो बनता है वो एक बार 2 और 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद बनता है। तो यहाँ पे कोई n है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। तो जब एक 2 और एक 5 मल्टीप्लाई होता है तो 10 यानी कि लास्ट में जीरो आता है। तो यहाँ पे 2 इंटू टू है, यहाँ पे 5 इंटू 5 है एंड 3 का स्क्वायर इंटू 7 है। तो यहाँ पे 2 और 5 का एक पेयर बना तो एक जीरो बन जाएगा, आ जाएगा लास्ट में, और 2 और 5 का एक और पेयर मिल गया, तो दो पेयर बन रहे 2 और 5 के, तो लास्ट में दो जीरोज आ जाएंगे। तो जब एक 2 और एक 5 मल्टीप्लाई होता है तो नंबर के लास्ट में एक जीरो आता है। तो यहाँ पे 2 और 5 का दो पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में दो जीरोज आ जाएंगे। तो कंसेक्यूटिव जीरोज कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2, तो 2 कंसेक्यूटिव जीरोज हमारा आंसर हो जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव जीरोज। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1080, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1080 देन देयर एचसीएफ एंड देयर एचसीएफ इज 30, फाइंड द एलसीएम। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो 7 में क्या कह रहा है, कोई दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी कोई नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट गिवन है a इंटू बी 1080 और एस सी एफ ऑफ ए बी ये गिवन है 30। एलसीएम फाइंड करना, तो हमें पता है ना एलसीएम इंटू एस सी एफ जो होता है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम नहीं पता क्या है, एस सी एफ गिवन है 30, प्रोडक्ट गिवन है 1080, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1080 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो जीरो और जीरो कैंसिल आउट और ये आ जाएगा 36। तो एलसीएम जो आ जाएगा वो 36 आ जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम इज इक्वल टू 36, तो हमारा एलसीएम 36 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इस पर तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इसको ध्यान से याद रखना, बहुत सिंपल सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय क्यू दैट ए रैशनल नंबर p अपॉन q हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल कोई नंबर है p अपॉन q का फॉर्म में, अगर टर्मिनेटिंग है मतलब कहीं ना कहीं जाके एंड हो रहा है, तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। m
एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगा, जब द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे m और n की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, लेकिन हम अलग अलग लेके चल रहे हैं। स्पेशल केस होगा जहाँ पे m और n की वैल्यू इक्वल हो जाएगी वो, ठीक है। तो इक्वल नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन 2 यानी कि प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 क्या कह रहा है, राइट द कंडीशन, जस्ट उसी का उल्टा क्वेश्चन है, राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय क्यू सो दैट द रेशनल नंबर p अपॉन q हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए q को जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, वो नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए, मतलब जो जब तुम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जो q का प्राइम फैक्टर आएगा उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और भी प्राइम फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 आप पे आते हैं। 10 को मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 21 आएगा। 21 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 42 आएगा। तो हमने ऐसे ही ब्रेक किया होगा, 42 को लिखा 2 इंटू 21, फिर 21 को लिखा 3 इंटू 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th में वो कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि एक नंबर है 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो ये p अपॉन क्यू का फॉर्म गिवन है, p अपॉन क्यू का फॉर्म। तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, q का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो पूछा कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल के बाद। तो 2 और 5 का फॉर्म है, ठीक है। प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो 2 और 5 में जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट है ना उतने प्लेस के बाद। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है, तो 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4। तो 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो आंसर हो जाएगा आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल द नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, या नंबर विल टर्मिनेट। तो 2 और 5 का पावर देखना, जो भी हाईएस्ट पावर होगा उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो 4 बड़ा है 5 की पावर 3, यानी कि 3 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। हैज द रेशनल नंबर, अब यहाँ पे देखो कभी कभी ना हमें गुमराह करने के लिए, अगेन मैंने बच्चों को बहुत बार बोला है, पहले सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद डिसाइड करना वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ q जो नीचे है, तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें कैसा दिख रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। अब मैंने अभी कहा था अगर q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 प्राइम फैक्टर छोड़ के कोई और प्राइम फैक्टर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो उसने कहा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो लेकिन 7 आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम 2 एंड 5 7 भी प्राइम फैक्टर है जो कि q का है, ठीक है। तो हमें लगेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन पहले हमेशा सिंप्लीफाई कर लेना। मतलब अगर 441 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, तो ये 441 और 49 सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ना वो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। तो सिंप्लीफाई करने के बाद q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 नहीं आ रहा है, यानी कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है। तो ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग लिख के मत आ जाना। सीधा तुमने 7 देखा और नॉन टर्मिनेटिंग लिख के आ गए, नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेना पहले। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर उसके बाद भी अगर 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर रह जाता है प्राइम फैक्टर, तब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे तो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना, नीचे √5 दिख रहा है, उसने कहा है बताओ रैशनल है या इरेशनल है। तो अगेन √5 देख के इरेशनल मत बोल देना,
नीचे √5 दिखा, इरेशनल बोल दिया, नहीं, सिंप्लीफाई करो। अगर नीचे √5 है तो ऊपर हर एक नंबर को, 13 की बात कर रहे हैं, ऊपर हर एक नंबर को √5 में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। अगर कन्वर्ट हो जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5 प्लस 3। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और नीचे 2√5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चल रहे हैं, तो √9 3 बाहर आ जाएगा, √4 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 √5 रह गया। यहाँ पे √4 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 √5 रह गया अंदर, और नीचे 2√5 है। ठीक है, तो 2√5 कॉमन ले सकते हो, 2√5 यहाँ पे भी है, 2√5 यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, 2√5। अगर 2 कॉमन नहीं भी आता तो भी चलता, √5 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 3, और यहाँ भी आ जाएगा 3, और नीचे क्या है 2√5, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आ गया 6, और 6 क्या है, रैशनल नंबर है। तो देखने में लगेगा इरेशनल है, लेकिन सिंप्लीफाई होने के बाद ये रैशनल आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू 6 आ जाएगी। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। अब अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो मैं बोलते जाता हूँ, सुनते जाना। ठीक है, एग्जाम में तो वैसे आता नहीं है, लेकिन मैं बोलते जा रहा हूँ, सुनते जाओ, अगर समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं तो बुक में जाके देख सकते हो। उसने कहा एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, स्टेप वाइज किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का प्रोसीजर, यानी कि कोई भी, अगर क्वेश्चन 14 की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन 14 में उसने कुछ पूछा है व्हाट इज एल्गोरिथम। तो अगर एल्गोरिथम की बात करते हैं तो मतलब किसी भी चीज़ को तुम कंप्यूट करते हो, कैलकुलेट करते हो या सॉल्व करते हो, ठीक है, तो उसको स्टेप वाइज प्रोसीड करते हो। तो किसी भी चीज़ को स्टेप वाइज प्रोसीड करना, या स्टेप वाइज किसी भी चीज़ का जो प्रोसीजर होता है उससे हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम मतलब बेसिकली स्टेप वाइज किसी भी चीज़ को फाइंड करना, किसी भी चीज़ को कंप्यूट करना, किसी भी चीज़ को सॉल्व करना, तो एक प्रोसीजर होता है, उस स्टेप वाइज प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कहते हैं। व्हाट इज लेमा, लेमा जो कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट जिसको तुम प्रूव कर सकते हो, ठीक है, और अगेन उस प्रूवन स्टेटमेंट को तुम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज कर रहे हो, उसे लेमा कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में 15 की बात करें, लेमा क्या है, कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है, तुमने उसको प्रूव कर लिया, प्रूफ हो गया। अब इस प्रूवन स्टेटमेंट को तुम यूज कर रहे हो किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, उसे हम लेमा कहते हैं। बेसिकली प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव सम अदर स्टेटमेंट इज सेड टू बी लेमा। ठीक है, 14-15 हो गया, हमारे काम का था नहीं, स्टेट डेफिनेशन था। 16 पे आते हैं। 16 है पी एन क्यू आर टू प्राइम नंबर, तो एस सी एफ क्या होगा, अगर पी एन क्यू अगर प्राइम नंबर है तो एस सी एफ जो हो जाएगा वो पी इंटू क्यू, सॉरी पी एन क्यू एस सी एफ पूछा है ना, तो अगर पी एन क्यू दो प्राइम नंबर है तो उनका एस सी एफ जो होगा 1 हो जाएगा। प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं आएगा 1 को छोड़ के। ठीक है, जैसे मान लो 5 एंड 7 दो प्राइम नंबर है, इनका एस सी एफ क्या होगा 1। 5 का कोई जो फैक्टर आएगा 1 आएगा, 7 का फैक्टर 1 आएगा, तो कॉमन जो फैक्टर होगा 1 होगा हमेशा। 17 में इनका एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम जो हो जाएगा, कोई भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो जाता है, तो अगर एलसीएम की बात करेंगे तो वो p इंटू क्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 7 35 होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, और एस सी एफ 1 हो जाएगा। तो किसी भी दो प्राइम नंबर का एस सी एफ 1 होता है, किसी भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर के फैक्टर की बात करें तो दो फैक्टर होंगे, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, तो 18 में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ले लिया 5, तो 5 के दो फैक्टर होंगे 1 एंड 5, तो किसी भी प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा एंड नंबर इटसेल्फ होता है। 19, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब कोई भी नंबर जिनका दो से ज़्यादा फैक्टर होता है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कोई भी नंबर जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 9,
तो 9 के एक 1 भी फैक्टर है, इसका 3 भी है और 9 भी है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया तो ये कंपोजिट नंबर है। 6, तो इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, तो ये कंपोजिट नंबर है। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा? तो पहले तो समझो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें तो क्या होगा, लोगों को लगता है 1 है, लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है ना वो होता है 2, और 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 इवन भी है, प्राइम नंबर भी, तो ये इकलौता द ओनली 1 इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है और सबसे स्मॉलेस्ट है। 1 नहीं होता है, 1 ऑड होता है। ठीक है, कंपोजिट भी नहीं है, 1 ऑड नंबर है। अब बात करते हैं हम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की। तो पहला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करेंगे तो सोचो क्या होगा। ठीक है, वो तुम्हारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका एचसीएफ बोला गया लेने के लिए, तो एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है तुम्हारा 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। 1 नहीं होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर पहला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, एंड द फर्स्ट स्मॉलेस्ट या फर्स्ट प्राइम नंबर बोल दो या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोल दो 2 है। अगेन 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और कोई इवन नंबर ऐसा नहीं जो कि प्राइम हो। ओके, आगे चले। 21, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, ट्रू या फॉल्स? ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21, वो कह रहा है कि किसी भी दो नंबर एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। तो एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू होता है, ये ट्रू है। ठीक है, तुम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालो। मैंने कहा कि कोई एग्जांपल ले लिया कि 6 और 18 का एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ 6 और 18 का 6 आ जाएगा। और ये जब इसका एलसीएम निकालोगे, ठीक है, 36, तो एचसीएफ जो होगा वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा। ओके, ये ट्रू है। पाई इज अ इरेशनल नंबर, ट्रू। पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 रैशनल नंबर है। तो 22 में अगर पाई पूछा गया है तो वो इरेशनल ट्रू है, लेकिन अगर 22/7 पूछा गया है तो वो इरेशनल नहीं होता है, रैशनल होता है। अब कहोगे सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, 23 की बात करते हैं। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, किसी दो प्राइम नंबर का सम हमेशा प्राइम होगा। चलो 23 अभी रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, इनका सम 8 प्राइम नंबर नहीं है, फॉल्स हो गया। ठीक है, 24, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ट्वेंटी फोर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ले लो 3, 4 एंड 5। ठीक है, इनका प्रोडक्ट 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 12 इंटू 5 60, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ले लो मैंने ले लिया 2 इंटू 3 इंटू 4, अगेन 6 इंटू 4 24, 6 से डिवाइड होगा। तो हमेशा 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो लोगे वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा, ये ट्रू होता है। ठीक है, ये ट्रू होता है। सिर्फ ट्रू फॉल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, एग्जाम्पल दिखा के तुम प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ ट्रू फॉल्स पूछा गया है। चलो अगेन 25। ठीक है, 25 में बोला गया है एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m वेयर m इज अ इंटीजर, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, ये ट्रू होगा। अब ट्रू क्यों होगा बता देता हूँ, देख लो, शॉर्ट में समझा रहा हूँ।
25। एवरी इवन इंटीजर, कोई भी नंबर है अगर वो 2 इंटू एम का फॉर्म है, एम कुछ भी हो, अगर कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना वो इवन नंबर होगा। तुम एम को यहाँ कुछ भी रख लो, तुमने एम को यहाँ रख लिया, एक एम को एक इवन नंबर रखो 4, तो 2 इंटू 4 8 इवन हो गया। एक बार और रख लो 5, तो 2 इंटू 5 वो 10 हो जाएगा, होगा इवन नंबर। अगर कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो इवन नंबर में ही कन्वर्ट हो जाएगा, अगर m इंटीजर है तो ये ट्रू होगा। 25 का आंसर हो जाएगा ट्रू। 26 एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m-1 वेयर m इज अ इंटीजर, तो ये भी ट्रू है। 2m+1 या 2m-1 करोगे वो ऑड नंबर होगा। 26 कोई भी नंबर है n, अगर 2m-1 का फॉर्म है या 2m+1 का फॉर्म है तो वो ऑड इंटीजर होगा। क्यों? देखो 2m जो होगा ना वो इवन नंबर होगा, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इवन हो गया। इवन से में -1 कर रहे हो यानी कि उसके पहले वाले नंबर की बात कर रहे हो, तो इवन से पहले ऑड आएगा, इवन ऑड यही तो चलता है। या 2 इंटू एम, किसी भी नंबर को तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया वो इवन हो गया, और उसके उसमें तुम +1 कर रहे हो यानी कि उसके नेक्स्ट नंबर की बात कर रहे हो, तो इवन के बाद तो ऑड आएगा, तो ये ऑड होगा। तो कोई भी नंबर इवन में +1 करो या इवन में -1 करो ऑड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 एक नंबर है, -1 किया वो क्या आ जाएगा 3, या 4 में +1 किया वो 5, तो दोनों केस में वो ऑड आ रहा है। तो कोई भी नंबर अगर 2m-1 या 2m+1 का फॉर्म है तो वो ऑड इंटीजर ही होगा, ये भी ट्रू है। 26 का आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, चलो पूरा क्वेश्चन करके ही उठते हैं एक स्टेज में, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, स्पीड बढ़ा लेना। 27 की बात कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू या फॉल्स? तो ये हो जाएगा फॉल्स। डिपेंड करता है, सम टाइम वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो हमेशा रैशनल होगा ये हम नहीं कह सकते, या हमेशा इरेशनल होगा तो नहीं कह सकते, तो उस केस में हम मैथ्स में उसको फॉल्स मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक नंबर ले लिया √12 इंटू √3, इनका प्रोडक्ट √36, जो कि 6 आ जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, तुमने ले लिया √2 इंटू √3, ये आ गया √6, ये तुम्हारा इरेशनल नंबर का फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो दो नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हम हमेशा ट्रू बोलेंगे जरूरी नहीं है, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी, डिपेंड करेगा नंबर क्या है, तो बिना नंबर देखे तुम नहीं बोल सकते, तो हमेशा अगर हमेशा ट्रू नहीं है तो मैथ्स में उसको फॉल्स माना जाएगा। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू है, किसी भी दो नंबर का, अच्छा सॉरी अगेन यहां पर भी अगर हम बात करेंगे डिपेंड करेगा हमारा इरेशनल नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल सम की बात हुई है, ठीक है, तो अगर इरेशनल नंबर तुमने एक ले लिया, एक √2 इरेशनल नंबर है, एक -√2 इरेशनल नंबर है, इनका सम करोगे तो 0, एक रैशनल आ जाएगा। √2 प्लस √3 करोगे ये इरेशनल होगा। तो अगेन सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हो भी सकता है नहीं भी, तो इसको हम फॉल्स मानेंगे, जब तक कंप्लीटली ट्रू नहीं होगा हर एक केस में हम उसको फॉल्स मानते हैं। तो कोई भी ऑपरेशन अगर दो इरेशनल नंबर के बीच में तुम डिवीजन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, अगर दो इरेशनल नंबर के बीच में कर रहे हो तो वो इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते क्या होगा, डिपेंड करेगा नंबर क्या है। और अगर कोई भी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन रैशनल एंड इरेशनल के बीच में हो रहा है, एक रैशनल नंबर है दूसरा इरेशनल नंबर है, तब तो हमेशा वो इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर के बीच में हो रहा है तो वो इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा, तो जब तक हमें नंबर नहीं पता है तो उस केस में उसको हम ऑलवेज ट्रू नहीं बोलते, और मैथ्स में जब तक ऑलवेज ट्रू नहीं है उसे हम फॉल्स मानते हैं। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n एंड्स इन 5, क्वेश्चन नंबर 29। n की क्या वैल्यू होगी जिससे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n 5 पे एंड कर जाए? तो अगर 2 इंटू 5 का फॉर्म आ गया तो कभी भी 5 से एंड नहीं करेगा, 0 से एंड करेगा, पहले भी देख चुके हैं। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n है, अगर तुम n को यहाँ पर 0 भी रखोगे ना तो भी 5 से एंड नहीं करेगा, n को 1 रखोगे 0 पे एंड करेगा, n को 2 रखोगे तो भी 0 पे एंड करेगा,
तो 2 × 5 का फॉर्म आ गया, पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 0 आएगा, 5 तो नहीं आने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, देन व्हाट इज देयर एचसीएफ। पहले भी बात हो चुकी है, अगर ए एंड बी प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 होता है। दो प्राइम नंबर के बीच का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा 1। 31, ए एंड बी आर प्राइम नंबर, देयर एलसीएम। तो दो प्राइम नंबर के एलसीएम जो होते हैं वो उनका प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है। तो अगेन प्राइम नंबर, किसी भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होगा, किसी भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 32 पे आते हैं। 32 क्या कह रहा है, टू नंबर्स हैव 12 एज देयर एचसीएफ एंड 350 एज देयर एलसीएम, ट्रू या फॉल्स। तो इस कॉन्सेप्ट पे पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर एचसीएफ किसी दो नंबर का, मान लो ए और बी कोई दो नंबर है, उसका एचसीएफ 12 है और तुमने एलसीएम बोल दिया उसी दो नंबर का 350, ये पॉसिबल है या नहीं। तुम्हें ये देखना है जो एलसीएम है 350 क्या ये एचसीएफ से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली। तो 350 जो है 12 से तुम डिवाइड करके देखो, एग्जैक्टली डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है। 2 से कट किया, ये 175 और ये 6। ठीक है। तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ जो है वो फैक्टर नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो अगर एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर नहीं है तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो टू नंबर्स हैव 12 एज देयर एचसीएफ एंड 350 एज देयर एलसीएम, ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। चलो 36 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बस 3-4 क्वेश्चन बचा है, करके खत्म करते हैं। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा हो गया होगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, अब एक स्टेज पे खत्म कर दिया तो फिर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। कुछ कुछ चैप्टर्स के वीडियोस पार्ट्स में होंगे, ठीक है, तुम्हें एक ही साथ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, नीचे प्लेलिस्ट का तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वन बाय वन देख सकते हो। कुछ कुछ चैप्टर्स के वीडियो पार्ट्स में भी हैं, चाहे वो एमसीक्यूज का हो चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तो फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो 27 अगेन ये इस टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो उसने कहा कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। अब तुम देखें नीचे देखोगे 3 की पावर 2 है, क्योंकि सर ये नीचे तो प्राइम फैक्टर में, क्यू के प्राइम फैक्टर में 3 आ रहा है, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन नहीं है, मैंने कहा था सिंप्लीफाई कर लेना। मतलब ये लिखा हुआ है 27 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 9। तो 9 से ये 3 कैंसिल 3 टाइम्स, तो ये लिखा हुआ है 3/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। जो क्यू डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 है। तो मैंने कहा था जिसका भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा 2 और 5 में, तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट के 5 पे है 4, तो 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो 2 और 5 के पावर को कंपेयर करना, जिसका पावर हाईएस्ट होगा तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का पावर हाईएस्ट है 4, तो 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है 429 को हमें 429 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 429 देखो 429 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर बात करें 34, तो 429 2 से जाएगा नहीं, 3 से किया, तो 3 से किया 6 9, 3 से जाएगा 143 143, तो 143 तुम्हारा प्राइम नंबर है। तो 429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 143, खत्म, आगे कुछ नहीं होगा। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में क्या है, ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। 35 की बात कर रहे हैं, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन है x की पावर 3 y की पावर 2 एंड बी का प्राइम फैक्टराइजेशन है एक्स वाई क्यूब। तो पूछा गया है x एंड y प्राइम है, तो फाइंड देयर एलसीएम। तो एलसीएम के केस में क्या देखते हैं, प्राइम फैक्टर यहाँ पे x और y है, दो प्राइम फैक्टर है, तो दोनों प्राइम फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर होता है वो हम लेते हैं। तो x पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो x की पावर 3, और y प्राइम फैक्टर पे हाईएस्ट पावर 2 है, वो भी 3 है, तो y की पावर 3। तो एलसीएम हो जाएगा x की पावर 3 इंटू y की पावर 3। तो एलसीएम के केस में जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं ना,
ठीक है, उस पे जो हाईएस्ट पावर है वो टर्म लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ के केस में जो लोएस्ट पावर है वो लेते हैं। तो एक्स पे लोएस्ट पावर ये है एक्स की पावर 1 और वाई पे है वाई की पावर 2, तो ये तुम्हारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ में लोएस्ट पावर टर्म लेते हैं और एलसीएम में हाईएस्ट पावर उठाते हैं। क्लियर है? 35 समझ में आ गया? चलो लास्ट क्वेश्चन 36। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 6, फाइन एलसीएम। दो नंबर गिवन है, अगेन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले भी कर चुके हैं इस पे क्वेश्चन इसी लेक्चर में। तो नंबर क्या है? नंबर है 336 एंड 54। इनका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 6 और एलसीएम पूछा गया है हमसे। तो मैंने क्या कहा था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ है 6, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 336 इंटू 54। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 से डिवाइड करेंगे 336 इंटू 54 डिवाइड बाय 6, तो ये 9 से। तो 336 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3024 आंसर आ जाएगा। 3024 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3024। तो इसी के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगा लो, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एमसीक्यूज भी लगा सकते हो, लेकिन एमसीक्यूज में क्या है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर ओलंपियाड वगैरह एनटीएससी देना है तो एमसीक्यूज भी मस्ट है आर डी शर्मा का। ठीक है, बाकी अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगा लेते हो तो एग्जाम जो स्कूल का होता है या बोर्ड का होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, चलो तो वीडियो को एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। बाय, टेक केयर।